गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को हिंदी का श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर लेकर के आया हूं। वन शॉट आपको एक ही क्लास में पूरी चैप्टर के बारे में, पूरी जो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिए और हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। आपको पहले पता है श्रम का मतलब क्या होता है। श्रम का मतलब होता है काम, और विभाजन, तो विभाजन का मतलब क्या होता है? बंटवारा, यानी कि काम का बंटवारा। किस आधार पर बंटवारा? तो पीछे लगा हुआ है जाति प्रथा। आपको पता है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन करना हमारे देश में सबसे बड़ी ये क्या है? कुरीतियां फैली हुई है। और बात करें इस चैप्टर के लेखक के, तो इस चैप्टर के जो लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। थोड़ा हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, इनके बारे में हम लोग जान लें, ये कौन थे, क्या थे। तो जैसा कि लिखा हुआ है, इस चैप्टर का नाम श्रम विभाजन जाति प्रथा है और इसके लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जाति यहाँ पर इसलिए इनका लिखा गया है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में जाति पाति कुरीतियों को काफी ज्यादा फेस किया था। तो इनकी जो जाति थी वो महार जाति, महार का मतलब होता है मोची, जिसको हम लोग गांव घर में चमाड़ बोलते हैं, ठीक है। बहुत निचले जाति से थे, यानी कि जिसको महादलित भी बोला जाता है, यानी कि महादलित परिवार से ये बिलोंग करते थे। इनका निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। इनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा इनका बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए और फिर वहां से लंदन, और लंदन गए, जिसको इंग्लैंड बोला जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करेंगे, प्रमुख रचना एवं भाषण जो था इनका वो था द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनचेटेबल्स, हु आर सुधराज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन, एलिगेशन ऑफ द कास्ट। ये इनकी प्रमुख रचना एवं भाषण था। इनका बचपन का नाम भीमा था, यहां पर मिस्टेक है, इनका बचपन का नाम क्या था? भीमा था। इनका विवाह 1906 ईस्वी में रमाबाई से हुआ था। आगे बात करें तो इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा 1907 में दिए थे। सोच लीजिए इनकी शादी 9वीं क्लास में ही हो गई थी, एकदम बाल्यावस्था में इनका समझ लीजिए शादी हो गया था। इनके जीवन में 3 प्रेरक व्यक्ति हुए। आप लोगों को भी जीवन में किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरणा मिलता होगा कि हम उनके जैसा बने, उनके जैसा करें। तो इनको भी जीवन में 3 व्यक्ति से प्रेरणा मिला, एक महात्मा बुद्ध से, एक कबीर से और ज्योतिबाबाई फुले से। यानी कि 3 व्यक्ति इनके प्रेरक रहे, जिनको देख करके उनके जैसा इन्होंने बनना चाहा, उनके मतलब कदमों पर चलना चाहा। इनको सम्मान में भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था। पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? तो भारत रत्न को कब मिला था? 1990 में मिला था। इनकी जो समाधि स्थल है चैत्य भूमि, मुंबई एवं महाराष्ट्र, 2 जगह इनकी है जो दिया गया है। मुंबई महाराष्ट्र में इनकी क्या है? समाधि स्थल है। भीमराव अंबेडकर संविधान का जनक, भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि हमारा जो देश है, हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिनका जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। प्रथम भाषण सम्मेलन लाहौर 1936 में दिए। और धर्म की बात करें तो ये बाद में क्या अपना लिए? बौद्ध धर्म को अपना लिए। आगे बात करें इनका जो व्यवसाय था, इनका व्यवसाय, ये पेशे से वकील भी थे, प्रोफेसर व राजनीतिज्ञ, मतलब बहुत ही अच्छे राजनेता भी ये थे। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एलिगेशन ऑफ द कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये जो आप कहानी सुन रहे हैं, ये जो निबंध है श्रम विभाजन जाति प्रथा, ये उनका एक भाषण था एलिगेशन ऑफ द कास्ट, जो 1936 लाहौर में दिया गया था। उसी भाषण का हिंदी ट्रांसलेट ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था, वहां से ये लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 19 तैयार किया गया था। ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, ये जो चैप्टर जो निकल करके आया एलिगेशन ऑफ द कास्ट, ये जो भाषण हुआ था लाहौर में, कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। कब? 1936 में। 1936 में लाहौर में इनका एक भाषण हुआ था, जो इन्हीं की अध्यक्षता में हो रही थी। उसी भाषण से ये लिया गया है। आगे बात करते हैं चैप्टर से।
चैप्टर शुरू करने से पहले फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम मतलब तो आपको मैंने क्लियर कर दिया। श्रम मतलब क्या होता है? काम होता है। और काम का विभाजन किस आधार पर? तो जाति प्रथा के आधार पर। चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शुरुआत दौर में, यानी कि बहुत प्राचीन बात करें तो प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था था वो 4 प्रकार का वर्ण व्यवस्था था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा आपका क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। और देखा जाए तो उस समय सबसे उचले पायदान पर ब्राह्मण और सबसे निचले पायदान पर कौन था? शूद्र था। जिस शूद्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आते हैं। देखिए, कहा जाता है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। विडंबना मतलब कि दुख की बात है कि आज के समय में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं और बहुत सारे लोग जो होंगे इसके पोषक, खास करके जो राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग हैं, वो इन लोगों का क्या है? जाति को ही अपना आधार मान लेते हैं। राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जाति पाति पर तोड़ेंगे और फिर अपना कुर्सी बनाए रखने के लिए लोगों को क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे जाति पे। कहते हैं समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अभी बात किया जाए तो बहुत सारे लोग इसको भी समर्थन का ये भी आधार मान लिया गया है कि अभी जो आधुनिक सब समाज है कार्य कुशलता के लिए, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए बाल काटने में निपुण है तो उसको नाई कहा गया, कोई व्यक्ति जूता सिलने में निपुण है तो उसको चमाड़ कह दिया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो श्रम विभाजन को क्या कर लिया? आवश्यक मान लिया, यानी कि उसकी जो जैसी कार्य कुशलता, जिस कार्य को करने में निपुण है उसके आधार पर उसको जाति में बांट दिया गया। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है और जाति प्रथा भी क्या कहा जाता है? श्रम विभाजन, यानी कि काम के बंटवारा का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। कहता इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया है। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि ये जाति प्रथा जो है ना, काम के विभाजन के साथ साथ, काम के बंटवारा के साथ साथ काम करने वाले मजदूर का विभाजन करते हैं, लोगों का विभाजन करते हैं, यानी कि श्रमिक को विभाजन करते हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की आवश्यकता है। कहता है श्रम का विभाजन मानते हैं कि निश्चय ही सब समाज, अच्छे समाज का क्या है? आवश्यकता है। परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। लेकिन यह है कि श्रम विभाजन सब समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सब समाज में श्रम विभाजन जो है ना, श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। अस्वाभाविक मतलब कि उनके स्वभाव के आधार पर विभाजन नहीं करता। मान लीजिए मेरा रुचि है पढ़ाने का और हमको जबरदस्ती कहा दिया जाए कि आप जाइए किसी का बाल काट करके आइए, आप जाइए किसी के घर में दूसरा काम करके आइए, खेती करके आइए। तो मान लीजिए मेरा वो रुचि नहीं है तो हम उस काम को करने में सफल नहीं हो पाएंगे, उस काम को करने में अच्छा मन लगा नहीं पाएंगे। इसलिए वो मेरा वो रुचि पर आधारित नहीं है, यानी कि इसलिए कह सकते वो मेरा स्वभाव नहीं है, तो वो मेरे लिए वो सही विभाजन नहीं माना जाएगा। भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचे नीचे भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाए जाते हैं। यानी कि आप ये मानिए, भारत की बात करेंगे तो भारत में जाति प्रथा की सबसे बड़ी विशेषता एक और ये भी है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, मतलब उनके स्वभाव के आधार पर ही विभाजन नहीं करती। इसके अलावा उनको क्या करता है? उनके विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के ऊंचे नीचे दिखाने का भी काम करता है कि फल्ला जाति में है तो ऊंचा जाति का है, कोई फल्ला जाति में है तो वो नीचे जाति का है। यानी कि उसके जातिगत भेदभाव में ऊपर नीचे ऊंचे नीचे को क्या करता है? दर्शाता, भेदभाव दिखाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यदि जाति प्रथा को क्या करे? श्रम विभाजन मान ले, यानी कि काम का बंटवारा मान ले, तो ये लोगों का स्वाभाविक विभाजन नहीं है। कहता क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। किसी का मन ऐसा नहीं कह सकता कि हम जो काम करने में निपुण है मेरा जाति वही रहे। कहता कुशल व्यक्ति का या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है। कहता जो कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक है समाज के निर्माण में क्या करते हो? बहुत ही आवश्यक होते हैं कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब क्या कि हम लोगों को ऐसा होना चाहिए, जो कुशल व्यक्ति है या सक्षम श्रमिक, सक्षम मजदूर है, उनको समाज निर्माण की तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उस आवश्यकता में उनकी जो क्षमता है ना कार्य करने की, या उनकी जहां तक सीमा होगी उसको विकसित करना चाहिए कि वो कितना निपुण है, कितना वो उस काम को कर सकता है। कहता जिससे वह अपने पेशा को या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। मतलब उसको इतना दूर तक डेवलप कीजिए, उतना एजुकेटेड कीजिए कि वो अपने काम का चयन खुद से करे, ना कि हम उसको काम को बांट करके दें।
कहता इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता विचार के बिना दूसरे दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए दूसरा जाति प्रथा का ये दूसरा सिद्धांत ये भी है कि पहले क्या था कि जैसे बच्चा जन्म लिया, अब जिस परिवार में जन्म लिया उसके पिताजी मान लीजिए किसी निचले दलित मतलब दलित परिवार में आते थे, जैसे चमार में दुसाध में मान लीजिए कोई और कास्ट में आते थे, तो उसका जन्म लिया हुआ बच्चा भी क्या कहलाएगा, उसी जाति का कहलाएगा। तो ये उसको भले उसके अंदर टैलेंट कितना भी हो, पढ़ा लिखा कितना हो, वो ट्रेनिंग किसी और काम को क्यों ना ले रखा हो, लेकिन फिर भी क्या था कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का बिना विचार किए, उसके ऊपर बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले डायरेक्ट उसे क्या कर दिया जाता था कि उसके माता पिता जिस जाति से समाज के जिस स्तर पे आते थे सीधे उसको जाति वहां से निर्धारित कर दिया जाता था कि उसका पिताजी क्या है, चमार है, तो वो चमार का यानी कि जो काम होता है जूता सिलना, कपड़ा बुनना, ये दर्जी का काम है कपड़ा बुनना, नाई का काम है बाल काटना, तो सीधा सीधे उसके पेशा निर्धारित कर दिया जाता था कि इसका माता पिता इस जाति से और इसका काम यह है, तो इसके बच्चे को भी यही काम करना पड़ेगा, चाहे बच्चे कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी प्रशिक्षित क्यों ना हो। कहता है जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा लोगों को सिर्फ ये पेशा का बंटवारा नहीं करती, बल्कि क्या करता है कि उसको जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देती है, एक ही काम को करने पर बाध्य कर देती है। भले वो पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए, यानी कि जिस पेशे में उसे बांधा गया उस पेशे में भले वो भूखे मर जाए या उसको जो परेशानियां झेलना पड़े, लेकिन उसे दूसरे काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है समाज में। कहता आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए हम लोग सामाजिक परिवेश में रहते हैं और समाज में कभी ऐसा माहौल हो जाता है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि मान लीजिए हम आज पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के कारण हम 10 दिन महीना 2 महीना के बाद या साल भर के बाद पढ़ाना छोड़कर हमें दूसरा काम करने पर मजबूर होना पड़ेगा, लेकिन जब हम करने के लिए जाएंगे तो ये समाज हमें उस काम को करने नहीं दिया जाएगा। यही चीज है कि मान लीजिए समाज में बहुत सारे बदलाव हो रही है, अभी के समय जो है वो IT सेक्टर पे डिपेंडेंट है, AI का जमाना है, लोग काफी ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज करने लगे हैं, तकनीकी बढ़ रही है, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं, तो लोगों को जरूरत कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाएगा कि उसको काम करने मतलब जो काम कर रहा है, जो उसका पेशा पर आधारित काम था, उसको परिवर्तन करना चाहेगा, उसको बदलना चाहता है, लेकिन क्या है कि ये जो समाज है उसे परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देगा। कहता जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन उसे बदलने नहीं दिया जाएगा। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता। और बताइए जब आपको पेशा बदलने की अनुमति न दिया जाए तो क्या होगा कि आप लोगों को भूखे मरने की आवश्यकता मतलब भूखे मरने के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं बचेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके जीवन में कि अब करे तो क्या करे ना करे। कहता है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो। और खास करके बात करें हिंदू के लिए तो हम लोग तो गर्व से बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म में जाति प्रथा व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। पैतृक पेशा ना हो मतलब क्या, जो उसके पिताजी द्वारा या उसके पूर्वज द्वारा किया गया काम नहीं होगा उस काम को चुनने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। यदि उसके पिताजी जो काम कर रहे थे, दादाजी जो कर रहे थे, उसी काम को करिए, आप दूसरा काम को चूज नहीं कर सकते, चयन नहीं कर सकते हैं। कहता है इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देने के कारण भारत में क्या बनी है, जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आपसे सवाल भी आएगा, बताइए जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे? तो आप जवाब दीजिएगा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है क्योंकि यह क्या है कि पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देती है, जिसके कारण ये प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तथा इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है, मतलब दोषों से क्या है, लदा हुआ है। ये जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना, व्यक्तिगत रुचि, इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। मतलब कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। जाति प्रथा जो है ना मनुष्य की इच्छा पर निर्भर अब नहीं रहता है, कहता मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं है। मतलब व्यक्तिगत उसका रुचि कुछ और है, कुछ और काम करना चाहता है, लेकिन उसका इसमें कोई महत्व नहीं रह गया। कहता इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्तरी पर इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवस्था बस करते हैं। ये माना गया कि इस
आधार को, किस आधार को, कि जाति प्रथा जो उसकी इच्छा पर मतलब जो श्रम का जो विभाजन कर गया, उसके स्वाभाविक विभाजन नहीं होने के कारण कहता है आज जो इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज के उद्योग में गरीबी और उत्तरी पर इतनी बड़ी समस्या नहीं है, कि अभी के समय में उद्योगों के लिए मतलब काम धंधों के लिए गरीबी और उत्तरी पर बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि यह बहुत से लोगों के निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था बस करते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मान लीजिए उनका रुचि नहीं था और वो व्यवस्था बस उसको करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी समस्या है। कहता ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावनाग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। देखिए ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि मनुष्य को क्या करना पड़ता है, दुर्भावनाग्रस्त होकर के टालू का मतलब कि अरुचिपूर्ण काम, जो काम करने योग्य नहीं है उस काम को करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, उस काम को करने के लिए वो प्रेरित लोग करते हैं। कहता ऐसी स्थिति में जहां काम करने का दिल ही नहीं करेगा, मन ही नहीं लगेगा कि हम इस काम को करें, तो स्वभावतः ये देखने को मिलता है कि जिस काम को करने में मन नहीं लगेगा उस काम को करने में भला कोई निपुण हो सकता है क्या? नहीं होगा, कोई कुशल हो ही नहीं सकता उस काम को करके। कहता अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा। अतः बिना किसी, अब कह सकते हैं बिना किसी ठेस का, बिना किसी दोष का, कि जाति प्रथा क्या है, समाज के लिए हानिकारक प्रथा है। कहता क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य को अस्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को क्या कर रहा है, दबा देता है। मतलब उसकी जो शक्ति है, उनकी जो रुचि है, उसको क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है। और निष्क्रिय काम मतलब कि लोगों को ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल निष्क्रिय हो गए, मतलब मुझे कुछ करना आता ही नहीं है, मुझे कुछ होगा ही नहीं, ऐसा बना देता है। तो अब मैं समस्या की रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। देखिए यदि बाबा साहब की इस रचनात्मक पहलू को आप देखिएगा तो आपके मन में आएगा कि जब बाबा साहब जाति प्रथा के क्या थे, घोर विरोधी थे। तो घोर विरोधी थे तो समर्थन किसी को करते थे? तो उनका समर्थन ये था, उनका मानना ये था कि हम आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भातृत्व पर आधारित होगा। मतलब वो कैसे समाज को मतलब आदर्श मानते थे कि हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहां भातृत्व हो, मतलब कि भाईचारा हो, ठीक है, लोग एकता में रहे, जहां स्वतंत्रता पूर्ण रूप से दिखे, है ना, समता हो, ये सब जहां मिलेगा वैसा समाज मेरा होना चाहिए। कहता क्या यह ठीक नहीं है कि भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? क्या मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसे समाज को मानता हूं, मेरा विचार ये है, तो क्या मैं गलत हूं? ऐसा वो लोगों से पूछ रहे थे कि क्या यह ठीक नहीं है कि भातृत्व यानी कि भाईचारे पर लोगों को क्या आपत्ति हो सकता है? यदि किसी को हम लोग कह दे कि हम लोग भाईचारा में रहे, एकजुट रहे, तो इसमें लोगों को क्या आपत्ति हो सकता है? कहता किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। मतलब क्या कि देखिए समाज ऐसा निर्माण होना चाहिए कि समाज के एक किनारे पर किसी चीज को छोड़ा जाए तो समाज के दूसरे किनारे पर वो आसानी से पहुंच जाए। यानी कि जो मान लीजिए सरकार के द्वारा लोगों को सेवा दिया जाता है, लोगों को सेवा मुहैया कराया जाता है, तो समाज के हर एक वर्ग के लोगों को यानी कि एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों के पास वो मिले, तो ऐसा समाज का निर्माण होना चाहिए। कहता जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में मतलब कि सरकार के द्वारा कोई भी परिवर्तन किया जाएगा तो एक दूसरे मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक क्या हो सके, संचालित हो सके। कहता ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। मतलब ऐसे समाज में क्या होना चाहिए, मतलब सबका भाग होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए। कहता सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए और इस ऐसे समाज की रक्षा के लिए सबको क्या होना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। कहता सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। मतलब समाज में मतलब ऐसा माहौल होना चाहिए कि सबको समान अवसर मिले, समान क्या मिल सके, मतलब साधन मिल सके। कहता तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही स्वाभाविक रूप है। मिश्रण कैसा होना चाहिए, तो दूध पानी का मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए, ताकि आप देखते हो कि दूध और पानी को मिलाइए तो एक दूसरे में घुल मिल जाता, आपको पता नहीं चलेगा कि पानी कहाँ है और दूध कहाँ है। ऐसा मिश्रण समाज में भी क्या होना चाहिए लोगों के बीच। चलिए कहता क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र के बारे में बोल रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र जो है केवल शासन करने की पद्धति नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र से शासन नहीं किया जाएगा, बल्कि लोकतंत्र से क्या है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या मतलब कि समूह में जीवन जीने का कला सिखाती है। कहता रीति रिवाज के सम्मिलित अनुभवों का क्या है, आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इससे क्या हो कि लोगों को अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव क्रिएट हो। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।